जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने जाएंगे इक्वालिटी के बारे में। पिछली जो सिविक्स की वीडियो फिर पॉलिटिकल साइंस की वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया डेमोक्रेसी के बारे में। डेमोक्रेसी क्या होती है, बेसिक डेफिनेशन क्या है डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेसी किस शब्द से बना, किस ग्रीक शब्द से बना, डेमोक्रेसी किन किन फॉर्म में एग्जिस्ट करती थी पहले, और डेमोक्रेसी क्या क्या कॉम्पोनेंट्स होते हैं, और मोनार्की, डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी के बीच में हमने एक डिफरेंस भी देखा था। तो आज हम लोग क्लास 7 का इक्वलिटी देखेंगे। ये उसी चैप्टर का आखिरी टॉपिक है, इक्वलिटी है क्या। इक्वलिटी आप समझ चुके होंगे कि बराबरी। अब बराबरी हमेशा लड़के या लड़की में नहीं, समाज के बहुत सारे हिस्सों में बराबरी की ज़रूरत है। तो इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि किस किस तरीके के रूप में हमें इक्वलिटी मिलती है, क्या हम अपनी इक्वलिटी के राइट को एंजॉय कर पाते हैं, और किस तरीके से हमारे इक्वलिटी के राइट्स मिसयूज़ किए जा सकते हैं। तो बेसिकली हम ये इमेज देख रहे हैं, इसमें है एक साथ साथ आपको एक मैन दिख रहा होगा और एक वुमन दिख रही होगी। तो इक्वालिटी एक मैन और वुमन के बीच में ही नहीं होता। इक्वलिटी की प्रॉपर डेफिनेशन इसलिए में जाना ज़रूरी है कि इसलिए बहुत से लोगों को ये लगता है कि इक्वालिटी मीन्स इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन। ऐसा नहीं है, उसके लिए आपको उसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखनी होगी। तो इसलिए डेफिनेशन जानना और उसे याद करना ज़रूरी है। तो इक्वालिटी है क्या? इंश्योरिंग इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल who are not treated differently or less favorably on the basis of their specific protected characteristic, including areas of race, gender, disability, religion, belief, sexual orientation and age. मीन्स हम किसी एक ग्रुप या फिर किसी एक इंडिविजुअल को समाज से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। समाज मतलब आपकी सोसाइटी से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ये कह के कि उसका रंग कुछ और है, उसका जेंडर कुछ और है, उसके हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, या फिर उसका धर्म अलग है, या फिर उसकी एज ही कुछ और है। बड़ा है तो हम लोग बड़े लोग से डिफरेंट बिहेव करते हैं। जैसे कि अगर हमारे सामने कोई डिसेबिलिटी आ जाए, डिसेबल्ड पर्सन आ जाए, वैसे उन्हें डिसेबल्ड नहीं कहना चाहिए, उन्हें स्पेशली एबल्ड कहना चाहिए। अगर हमारे सामने कोई ऐसा डिसेबल इंसान आ जाता है तो हम उसके लिए एक ओवर पॉजिटिवनेस, मतलब उसका कुछ ज़्यादा ही ध्यान रखने लगते हैं समाज में, कि उसके लिए नॉर्मल बिहेव नहीं करते। जैसे कि हम नॉर्मली दूसरों से जैसे बिहेव करते हैं हम उनके साथ ऐसा बिहेव नहीं करते। तो इसलिए उनको ऐसा लगता है कि हमारे साथ कोई स्पेशल ट्रीटमेंट या फिर अलग ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तो उसी अलग ट्रीटमेंट को किसी भी समाज के किसी भी किसी भी पर्टिकुलर वर्ग को हम ये कह नहीं सकते कि आप उस कास्ट से बिलोंग करते इसलिए आपके साथ हम अलग बिहेव करेंगे। इससे पहले होता था हमारे देश में। तो इसीलिए यहाँ पर डेफिनेशन प्रॉपर देखें आप लोग। इंश्योरिंग इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल should not be treated differently or less favorably on the basis of their, यहाँ पे important है कि should not be treated differently or less favorably on the basis of their race, gender, disability, region, ये सब आप दे सकते हैं। तो बेसिकली प्रॉपर डेफिनेशन यही है कि मैन एंड वुमन जेंडर ही नहीं है, आपका रंग तक डिसाइड करता है आपकी इक्वालिटी सोसाइटी में क्या। अब कुछ इक्वालिटी के कुछ टाइप भी होते हैं, जैसे कि सिविल इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी, नेचुरल इक्वालिटी और इकोनॉमिक इक्वालिटी। सिविल, पॉलिटिकल, सोशल, नेचुरल और इकोनॉमिक। अब बेसिकली उनके बारे में बता देता हूँ, आपकी किताब में है नहीं पर मैं बता देता हूँ कि सिविल इक्वालिटी होता है कि आपके जो भी राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, आपके राइट्स इक्वली फॉलो किए जाएंगे। जो आपके राइट्स हैं जो आपको मिले सिमिलरली दूसरे इंसान को भी वही राइट मिला होगा। पॉलिटिकल इक्वालिटी मतलब लिबर्टी, आपको लिबर्टी है कि आप किसी भी चीज़ में किसी भी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन आप कर सकते हैं किसी भी तरह का। सोशल इक्वालिटी मतलब आप समझ चुके हैं कि समाज के किसी भी दो वर्गों के बीच में, दो ग्रुप के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। नेचुरल इक्वालिटी मतलब आपके नेचुरल जो बॉर्न, जैसे कि जिस समय आप पैदा हुए हो उसी समय से जो राइट दूसरों को मिलते हैं वही राइट आपको मिलेंगे और सबके राइट इक्वल होंगे। अगर आप एक अमीर के घर में पैदा हुए तो भी सेम राइट मिलेंगे, और अगर आप गरीब के घर में पैदा हुए तो भी आपको सेम राइट मिलेंगे। और इकोनॉमिक इक्वलिटी मतलब आप समझ चुके होंगे कि इकोनॉमिकली सब लोग इक्वल हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है कि सब लोग इक्वल हैं, पर फिर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि इकोनॉमिकली सब लोग इक्वल हैं। अब बात करते हैं इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी।
इंडियन डेमोक्रेसी में क्या क्या इक्वालिटी है। तो बेसिकली यार आपके बुक में इन्हें बहुत जो पॉइंट्स हैं ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, मैंने इनका जस्ट लिया थोड़ा थोड़ा कि कैसे कैसे इक्वालिटी बेसिकली हेडिंग ली है, मैं आपको समझाऊंगा और आप उस समझ के से लिख सकते हैं। तो सबसे पहला है कि ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। ये बहुत बड़ी इक्वलिटी कि सब लोग इक्वल हैं लॉ के आँख में, कोई भी लॉ से बड़ा नहीं है, चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो वो और एक आम आदमी क्यों ना हो, लॉ सब पे एक ही लगेगा। कॉन्स्टिट्यूशन, हालांकि जब आप लॉ पढ़ोगे तो आप पाओगे कि इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस भी हैं, तो वो लगवाते हैं, पर हाँ बेसिकली देखा जाए तो ओवरऑल लॉ के सामने सब लोग इक्वल हैं। और दूसरा है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ऑल सिटीजन्स हैविंग इक्वल राइट्स। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी पर्टिकुलर वर्ग को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, कोई भी सोसाइटी किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती, उनके राइट्स डिमोलिश नहीं कर सकती। तो ये है कि किसी के राइट्स को हम लोग ख़राब नहीं कर सकते, किसी इंडिविजुअल या फिर ग्रुप को हम लोग उनके राइट्स को हम लोग ख़राब नहीं कर सकते। तीसरा है कि ऑल सिटीजन्स हैव इक्वल एक्सेस। इक्वल एक्सेस मतलब हर एक के पास रिसोर्सेज की सेम अवेलेबिलिटी होनी चाहिए जिस एरिया में वो रहते हैं। तो जो रिसोर्सेज दूसरे लोग बेनिफिट पाते हैं उससे, जैसे कि कोई रिवर फ्लो कर रही है तो उस रिवर से एक अमीर इंसान भी पानी ले सकता है, जितना उस अमीर इंसान के पानी लेने का हक है उतना ही एक गरीब इंसान का पानी लेने का भी हक होगा। तो यह है कि ऑल हैव इक्वल एक्सेस। चौथा है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स अनटचेबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनटचेबिलिटी एक बहुत इल प्रैक्टिस जो कि फॉलो की जाती थी पहले, पर अब कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेसिफिकली इसके खिलाफ एक सख्त कदम उठाए हैं कि आप किसी को भी अनटचेबल मतलब उस कैटेगरी में नहीं डाल सकते। पांचवा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफर्स इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल। हर किसी के पास सेम अपॉर्चुनिटी है, चाहे वो एक बड़ी क्लास का कोई आदमी या फिर छोटी क्लास का, दोनों के पास है हक पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने का, अपने यहाँ के एमएलए या फिर जो भी इलेक्शन होते हैं लोकल इलेक्शन में, दोनों में पार्ट लेने का। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन कह सकते हैं हम लोग, हर किसी के पास एजुकेशन की इक्वल अपॉर्चुनिटी है। और आखिरी में हमारा जो लास्ट है सिक्स्थ, वो ये है कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स स्पेशल प्रोविज़न विद डिसेबिलिटीज़। मतलब जो इंसान डिसेबल है उनको अलग बिहेव उनसे मतलब उनको एक अलग बिहेव करने की तरह उनके लिए स्पेशल प्रोविज़न करना है। जैसे कि अगर कोई डिसेबल आता है तो बसेस में उनके लिए स्पेशली जगह बुक है, मेट्रो में उनके लिए जगह बुक है कि अगर कोई डिसेबल आता है तो उनको उस सीट पर बैठाना है। तो यही है इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। अब जो अगला टॉपिक है हमारा कि इस इक्वालिटी फॉर्मल, क्या इक्वालिटी जस्ट नाम के लिए है। अब हम लोग वो तो हमने देखा कि यहाँ पे हमने देखा कि ये सब थियोरेटिकल बातें हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है हमारे तो हमें फॉलो करना पड़ेगा, ये सब हाँ लॉ के आइज़ में सब इम्प्लीमेंट हो रहा है, पर प्रैक्टिकली देखा जाए कि इक्वालिटी फॉर्मल है। अब हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिकली क्या ये इम्प्लीमेंट हो रहा है सच्ची में, कि प्रैक्टिकली जो हमारे लॉ है वो सच्ची में इसका को ध्यान दे पा रहा है। तो बेसिकली एक इमेज आप देख सकते हैं किसी इंसान का बर्थ, उसकी जेनेटिक्स, उसकी एजुकेशन, आप देखेंगे सब। अगर कोई रिच इंसान है, कोई रिच बच्चा है तो उसको हमेशा जीत मिलेगी क्योंकि उसका बर्थ अच्छी जगह हुआ है, क्योंकि वो रिच है, उसके जेनेटिक्स अच्छे हैं क्योंकि वो रिच है, उसकी एजुकेशन अच्छी मिलेगी क्योंकि वो रिच है। और अ फेयर कंपटीशन विद क्लियर रूल्स एंड प्रोसीजर्स विच आर, ये कोई एंडिंग, हमने ऐसे इमेज लिया कि स्टार्टिंग पॉइंट किसी रिच इंसान की और पुअर इंसान की सेम होती है किसी बच्चे की, पर उसके बर्थ, उसके जेनेटिक्स, उसकी एजुकेशन किस पर डिपेंडेंट हो जाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसकी रिचनेस पर। जितना अमीर है उतना ही उसके लिए सब आसान होगा पाना। अगर कोई इंसान रिच है तो उसके लिए एजुकेशन पाना, अच्छे हॉस्पिटल्स पाना, जो कि बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, एजुकेशन, हॉस्पिटल, क्लीनलीनेस, ये सब उसके लिए नॉर्मल होगा एक रिच इंसान के लिए। पर देखा जाए ऑन द अदर एंड जो पुअर किड है इसका क्या होगा, इस पुअर किड को
लड़ाई करनी पड़ेगी इन सब चीज़ों के लिए, बर्थ, एजुकेशन, बर्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, जेनेटिक्स के लिए। जेनेटिक्स हम एक वक्त को हम लोग इग्नोर भी कर सकते हैं जेनेटिक्स को। उसको अपने बर्थ के लिए लड़ना पड़ेगा, उसको अपने एजुकेशन के लिए लड़नी पड़ेगी, उसको अपने हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए लड़ना पड़ेगा, उसके लिए क्लीननेस के लिए लड़ना पड़ेगा, उसको समाज से बहुत सारी ऐसी जो कि बैरियर लगा दी जाते हैं पुअर किड्स पे कि कोई इंसान पुअर है तो उसको वो पर्टिकुलर काम नहीं करना दिया जाएगा तो रिच इंसान का रहता है। जैसे कि रिच इंसान गोल्फ खेलने आ सकता है, पुअर नहीं खेल सकता। तो यही एक अंतर है कि इक्वलिटी फॉर्मल है हमारे यहाँ, प्रैक्टिकली अगर हम लोग देखें तो। अब एक इक्वलिटी का स्ट्रगल हम देखेंगे। बेसिकली ये स्ट्रगल है, इक्वलिटी के लिए स्ट्रगल है ये, जो कि देखा गया था। आप अपनी बुक में पढ़ सकते हैं, तवा मत्स्या संघ, इसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है TMS। बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें हुआ क्या था आपको समझा देता हूँ। इसमें ये हुआ था कि मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में, मुझे गांव का अभी नाम याद नहीं आ रहा, तो उस गांव में ये होता, उस गांव में एक डैम था। अब मैं क्यों बता देता हूँ कि डैम के रिजर्वायर में जो भी, तो डैम के उस तरफ रिजर्वायर, अगर को समझ में नहीं आया तो कहते हैं डैम के उस तरफ जहाँ पे पानी भरा रहता है, तो वहाँ पे जो मछलियाँ आती थी वहाँ पे ये लोग फिशरमैन फ़िश पकड़ते थे। पर गवर्नमेंट ने जब से वो इलाका प्राइवेटाइज़ कर दिया, जहाँ पे वो फिशिंग प्राइवेटाइज़ कर दी उस तरफ की, तो जो वहाँ के जो लोग, जो कॉरपोरेट वर्ल्ड जो वहाँ पे आया, उसने उन लोगों को फ़िशिंग करने से मना कर दिया। ये जो फिशरमैन है इनको फ़िशिंग करने से मना कर दिया कि ये लोग फ़िशिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कॉरपोरेट वर्ल्ड हमेशा अपने फ़ायदे के लिए जाएगा। तो गवर्नमेंट जब उसे प्राइवेटाइज़ कर दिया तो उनका घाटा हुआ बहुत सारा। तो इन्होंने एक ग्रुप बनाया TMS के नाम से, और उन्होंने फ़ाइट करा कि इनको भी इक्वल हक है, वाटर सबके लिए इक्वल है, फिश सबके लिए इक्वल है। तो ऐसा उन्होंने क्या कर दिया जो दूसरे लोग नहीं कर पाए, जो वो अमीर लोग कर सकते हैं वो ये नहीं कर सकते, कि वो लोग मछली पकड़ सकते हैं लेकिन ये नहीं पकड़ सकते। तो उन्होंने गवर्नमेंट से क्वेश्चन करे और प्रोटेस्ट करा, तो गवर्नमेंट के सामने झुकना पड़ा और फाइनली ये लोग जीत गए। तो यही हुआ था कि TMS में कि इन्होंने प्रोटेस्ट करा, इनको फ़िश पकड़ने नहीं दी जा रही थी। जब उन्होंने प्रोटेस्ट करा तब गवर्नमेंट मानी और इनको दे दिया राइट टू इक्वालिटी, इनको मतलब इम्प्लीमेंट किया गया। अब देखा है तो गवर्नमेंट अब क्या काम कर रही है इक्वालिटी को लेकर, इक्वालिटी को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या काम कर रही है। और अगर हम लोग देखें मोटे मोटे तौर पे कि इक्वालिटी की जो डेफिनेशन है, कि अगर आप लोग देखें कि हम अपने देश की बात करें तो उसमें कभी भी किसी के रंग को लेकर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, डिसेबिलिटी को लेकर भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। इक्का दुक्का केस हो तो अलग बात है। रिलीजन को लेकर भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, सेक्सुअल ओरिएंटेशन को लेकर भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, किसी की एज को लेकर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। बेसिकली जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो जेंडर के ऊपर होता है, कि अगर लड़की पैदा हुई तो बुरा, जो भी है जेंडर के ऊपर, जेंडर स्पेशली वुमेन के ऊपर। और हमारे देश में नहीं है, सबसे ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ वुमेन के साथ ही होती हैं। तो अब गवर्नमेंट ने स्पेशली फोकस करा है कि वुमेन की इक्वालिटी बढ़ाने के लिए किस तरह के हम लोग वुमेन को एक सेल्फ इंडिपेंडेंट बना सकते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट ने फोकस करा है। तो कुछ स्कीम्स है जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, जो कि मुझे पता है बेसिकली, अभी मुझे नहीं पता है बाकी की स्कीम्स के बारे में, पर इनके बारे में मुझे पता है। इन स्कीम्स ने बहुत हेल्प करा है वुमेन को, स्पेशली रूरल वुमेन को, कि अर्बन एरियाज़ में तो वुमेन्स हैं इतनी इंडिपेंडेंट, पर रूरल एरियाज़ में तो वुमेन इंडिपेंडेंट नहीं है। और जैसे कि महिला ये बात जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च करा है, इसमें जो रूरल एरियाज़ की जो महिला है उनसे बात करने के लिए गवर्नमेंट, मतलब उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसको हल किया जाएगा, और लोकल वहाँ के जो DM SDM होंगे वहाँ को उनको इन्फॉर्म किया जाएगा कि ये प्रॉब्लम हो रही है, उनको सॉल्व करो। तो इस तरह की गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया, गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च करी हैं गवर्नमेंट ने, राइट। और कॉन्स्टिट्यूशन ने भी हमारे इक्वालिटी दी है वुमेन्स को, कि जितना पे एक इंसान को मिलता है उस काम के लिए उतना ही पे लड़की को भी मिलना चाहिए उसी काम के लिए। तो यही हमारी गवर्नमेंट ने भी यही करा है। और जस्ट फॉर एक आपके नॉलेज के लिए, जैसे कि हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, इसकी जो मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की।
तो फाइनली हम लोग लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे बड़े जो भगवान कह सकते हैं वो डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं। आई थिंक इनके सामने यही है वो जो इक्वालिटी हमारे देश में लेके आए। ये बहुत सारी इनइक्वालिटी होती थी पहले, इनके बारे में आई थिंक मुझे बताने की ज़रूरत पड़े ना, आई तो आप सभी को पता है। तो उन्होंने बहुत सारे काम करा, उन्होंने ऐसी ऐसी किताबें लिखी हैं जैसे RBI अभी भी चल रही है। RBI ने जो किताब लिखी है उसके प्रिंसिपल्स पे RBI चल रही है। तो आई थिंक इस एग्जांपल की अगर आपके पास रिसोर्सेस नहीं है फिर भी आप ओवरकम कर सकते हो सिचुएशंस को। तो इन्होंने इक्वलिटी की बात सोशल इंडिया में छेड़ी, और इक्वलिटी हमारे देश में भी नहीं है, बाहर भी है, अभी भी चल रही है इनइक्वालिटी। अगर आप देखें रेसिज्म उनमें से बहुत बड़ा है। हाल ही में US जब ट्रम्प थे तब रेसिज्म के ऊपर बहुत प्रचार हुआ था कि ट्रम्प ने कुछ ऐसा बोल दिया था जिससे जो ब्लैक लोग थे उससे भड़क गए और थोड़ा यही हो गया पद्धर पर। तो रेसिज्म भी एक इनइक्वालिटी, और हमारे देश में ही नहीं बहुत सारी कंट्रीज़ में भी रेसिज्म है। पर हम लोग ये अपना सौभाग्य है कि हम लोग भारत जैसे देश में पैदा हुए जिसमें रेसिज्म बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारा मेन एम है कि जेंडर इनइक्वालिटी को ख़त्म करना। वो कर लिया तो हमने समझ लीजिए बहुत बड़ी जंग जीत ली, क्योंकि हमारे देश में कोई इनइक्वालिटी है नहीं, और उन सब के भगवान यही है, मैंने बताया BR अम्बेडकर साहब। सो दिस इज ऑल इन द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।